नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले बड़ौदा उपचुनाव के साथ। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इस समय पूरा सियासी पारा प्रदेश में शिखर पर है और इस बीच प्रचार भी पूरे जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा की सियासी सरगर्मियां इस समय तेज हो चुकी हैं। हर सियासी दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगा है। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हुड्डा ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से अपील की। हुड्डा ने कहा कि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है। किसानों के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा घेरते हुए नजर आए हैं, तो किसानों के प्रदर्शन को इस चुनाव से जोड़कर इस समय जो है कांग्रेस वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार को भी। और बड़ौदा उपचुनाव कहीं ना कहीं सभी दलों के लिए इस समय साख का सवाल बनता हुआ नजर आ रहा। पूरा जोर आखिरी, आप कह सकते हैं कि आखिरी पड़ाव में है चुनाव प्रचार और इस बीच पूरी ताकत लगाई जा रही है सभी दलों की ओर से। आज किसान का क्या हालात है, हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया। आज किसान का क्या हालत है भाई, किसान बर्बादी के कगार पे खड़ा है। आज किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती। और एक ईमानदारी से बताना, हमारे समय में किसान को कितना भाव मिला था भाई धान का? 6,000 तक मिला था। और गन्ना 117 था मुझे पड़ा। कहां छोड़ के गया था? 310। जबकि ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयां पर टैक्स था मेरे समय में, ना ट्रैक्टर पे था। और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था किसान के लिए। था नहीं था। और पानी की कारी ला दी थी भाई, बिजली की कमी नहीं छोड़ी थी, कारखाने ला दिए थे। ड्रेन का नंबर आया, ड्रेन में पानी चला दिया उन्हें। अब यूं कहें भाई हुड्डा ने ट्रेन में पानी कैसे चलाया, इस बात की इंक्वायरी कराएंगे। तो इस समय एक दूसरे को घेरने की पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ौदा उपचुनाव का जो पूरा माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे तो वहीं दूसरे दल भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों के दुष्यंत चौटाला का किसान सभा मजदूर संघ ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया, तो विरोध का सामना भी बीजेपी या उनके सहयोगी दलों को, उनके नेताओं को करना पड़ रहा है। बड़ौदा उपचुनाव के बीच यह भी एक तस्वीर हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। तस्वीरें और आवाज आपको सब कुछ बयां कर रही होगी। किसानों के विरोध का मजदूर संघ ने भी समर्थन किया है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने लघु सचिवालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार ना तो समय पर उनकी फसलें खरीद रही है और ना ही समय पर गिरदावरी करवाई जा रही है। उनके साथ आए अन्य मेहमानगणों का नेता। पिछले 10 दिन तक यहाँ धरना लगा हुआ है, उचाना में धरना लगा हुआ है। एक दाना खरीदने की बात करें, कल नरवाने की मंडी बंद हुई। अरे वे मैं बाजरा पड़ा, बाजरा बिकदा नहीं। उचाने की मंडी बंद हुई। वोट लेने तो सिर से ताड़ा आ गया और गिरदावरी आने की करंदा नहीं। किस तरह विरोध किया आपने? विरोध हमने काले झंडे दिखाए हैं और मेरा ख्याल तो रास्ता छोड़ गया। ईब जाओ बैठा हुआ तो आके दिखा का मांगे। चलिए सियासत के बाद अब आगे बढ़ते हैं और खबर लेंगे अब पानीपत से। पानीपत में घर की खुदाई के दौरान एक नरकंकाल मिला। यह नरकंकाल एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहा है। एक शख्स जो 1.5 साल पहले लापता हुआ था, उसका कुछ पता नहीं लगा, वहीं उसके घर के पास से ही यह नरकंकाल बरामद किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। घर की खुदाई मिला नरकंकाल। कहीं वो लापता बेटा तो नहीं? क्या पत्नी ने रची साजिश? क्या है गुमशुदगी का सच? यह बिल्कुल फिल्मी मिस्ट्री है। सुराग तो मिला है लेकिन सच से पर्दा उठना अभी बाकी है। पानीपत के विकास नगर का यह वो मकान है जिसकी खुदाई में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। इसके पीछे की मिस्ट्री यह है कि 1.5 साल पहले इसी घर का मालिक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था। रोती बिलखती इस बुजुर्ग मां को शक नहीं बल्कि यकीन है कि जो नरकंकाल मिला है
वो उसके बेटे का ही है। तो यहाँ पर आया जी, मेरा भाई आया जी मेरे से छोटे वाला, और मेरा लड़का जी, वो मेरा लड़का खोदने लगा। तो वो मेरे भाई की घरवाली आई जी, उसने कस्सी खोस के मतलब फेंक दी जी। नूले मारे को छो में आए, मेरे उसको छो में आई जी, गुस्सा की नूले यहाँ से भाग जाओ। राज तो राज ही रह जाता अगर भतीजे ने अपने पिता को पूरी बात ना बताई होती। चाची का हाथ बटाने के लिए उसका भतीजा घर पर काम कर रहा था और जब उसने शौचालय के पास खुदाई की तो अचानक खोपड़ी बाहर आ गई, लेकिन चाची गीता ने उसे वहीं दफन कर दिया। 31 साल के हरबीर की शादी गीता से हुई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन 1.5 साल पहले वो अचानक लापता हो गया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज किया था और अब जब घर में नरकंकाल मिला तो फिर पत्नी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे को 100 नंबर से यहाँ पे सूचना मिली थी कि इस तरह एक नरकंकाल मिला है खुदाई करते समय, तो मैं सूचना पाकर तुरंत यहाँ पे मौके पर पहुंचा हूँ। तो मैंने FSL टीम, SLC टीम बुलाई है, तहसीलदार साहब को बुलाया है और जैसे भी आगे कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। तो 15 महीने पहले हरबीर के संबंध में 340 का मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसकी वाइफ गीता ने अपने पति की गुमशुदगी के बारे में लिखा था, जो FIR नंबर 40 है, सेक्टर 29 में। अब DNA जांच से ही ये पता चलेगा कि ये कंकाल किसका है और इसका हरबीर की गुमशुदगी से क्या संबंध है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे हरबीर की पत्नी का ही हाथ है। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। देखिए, बहुत ही बड़ी मर्डर मिस्ट्री तो नजर आ रही है, लेकिन खुदाई से मिला यह नरकंकाल बहुत से सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या 1.5 वर्ष पहले गायब हुए शख्स का पता लग जाएगा या उसी का यह कंकाल है? खैर, ये जांच का विषय है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की होगी। कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बेशक थोड़ा कम जरूर हुआ है। बात हिमाचल की करें तो हिमाचल में भी मरीजों की संख्या में कमी आई है और जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। रिपोर्ट दी। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, भारत भी इससे अछूता नहीं और अब हिमाचल में भी रिकवरी रेट बढ़ने लगा है। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन सर्दियां मुसीबत बढ़ा रही हैं। सर्दियों में कोरोना के मामले बढ़ने का खतरा पैदा हुआ क्योंकि इस दौरान श्वास संबंधी रोग भी बढ़ते हैं जो कोरोना बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आगे सर्दियां आ रही हैं और त्योहारों का जो है वो सीज़न भी जो है वो आ रहा है, इसलिए बहुत विशेष सावधानी जो रखने की आवश्यकता है। पहले से भी कहीं अधिक जो है मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग, सोप और सैनिटाइजर के माध्यम से हाथों को विषाणु रहित करना। कोरोना को मात देने के लिए 27 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में भी रोड मैप तैयार होगा। आने वाले दिनों में कोरोना के खिलाफ कैसे जंग लड़ी जानी है, इस पर चर्चा होगी। टेस्टिंग को जो हम बढ़ाएंगे 4000 के करीब जो है हम इसको लेकर के जाएंगे, तो इसके बारे में कार्य योजना जो है अभी बननी है। अभी हमारी कैबिनेट की बैठक भी है, उसमें भी इस विषय पर चर्चा करेंगे और अलग से भी विभाग के साथ बैठ करके और सबके साथ बैठ करके चर्चा करनी पड़ेगी, तो उसमें योजना जो है हम इसकी। हिमाचल में अभी तक 3000 कोरोना टेस्ट हर दिन हो रहे हैं, अब इन्हें बढ़ाकर 4000 किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लगेगी। अब तक रिपोर्ट के मुताबिक कुल मामले 19,898 हो गए, जिनमें 2,542 एक्टिव मामले और 17,050 ठीक हुए हैं। 280 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया सहमी है। वैक्सीन आने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि दवाई कब आएगी ये तय नहीं, मगर जब भी आएगी तब सबसे पहले उन्हें दी जाएगी जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 10 साल से कम उम्र और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे। प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंजाब का रुख करेंगे। पंजाब की सियासत इस समय किसानों के मुद्दों के ऊपर और दूसरी तरफ बयानों के ऊपर गरमाई हुई है। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है। खासतौर पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा के बयान के ऊपर। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा के बयान से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि विधायक जो है आम आदमी पार्टी के मीत हियर, उनकी अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी। सीधा आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नृपेंद्र बराड़। नृपेंद्र, क्या कुछ इस समय आपके पास अपडेट है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के हेडक्वार्टर को घेराव करने का, घेरने का पूरा प्लान बनाया गया? नृपेंद्र, देखो बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਰਾਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ NRC ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਦਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦਲਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਲਾਲ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦਲਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਦਲਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰਾਓ ਕਰੀ ਦਲਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ? ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਏ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਦਲਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਘੋਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਮਾਇਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 2% ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹ 2% ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 80% ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 2% ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ 98% ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾਗਾ। 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2% ਵਾਲੇ ਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਮੀਤ ਹੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਦੇਣੇ ਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 2% ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 80% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ थाने के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सियासत इस मुद्दे के ऊपर होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से अब बयानबाजी होती हुई खासतौर पर
प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया गया या जेपी नड्डा की तरफ से बयान दिया गया और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी बीजेपी को जो कहीं ना कहीं घेरने में लगी हुई है। यह भी एक बड़ा सवाल जरूर है कि क्या किसानों के मुद्दों के ऊपर केवल सियासत होती है, बयानबाजी होती है, या फिर कोई धरातल पर आकर किसानों की सुनकर उनकी समस्या को हल करने के ऊपर भी कोई गौर करता है। शुक्रिया नवेंद्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहां पर और वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। फिर फिजाएं हुई गुलजार, हर तरफ लगने लगी कतार, फिर लोग संभालने लगे जिम्मेदारियों का दारोमदार। लेकिन भागम भाग में मत भूलिए कोरोना का किरदार। हर मोड़ पर अपनाइए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का हथियार। कोरोना से जुड़ी हर सावधानी और हर अपडेट देखिए अनलॉक 1 में, सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। घर मेरा भी है, परिवार मेरा भी है। सवाल साडे अपने भी पुछदे ने, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ कोरोना के खिलाफ लड़न च देश की मदद करो, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए DD फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात सब्जियों की होगी, खासतौर पर प्याज की बात होगी। प्याज के रेट जिस तरह से आसमान को छू रहे हैं और इस बीच कहीं ना कहीं आम आदमी की जो थाली है, जो बजट है, वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई के इस दौर में सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं और आम लोगों के लिए समस्या भी खड़ी कर रहे हैं। आलू और प्याज के रेट आम जनता की आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। आलू की इस समय मार्केट में अगर हम खुदरा बाजार में बात करें तो 50 रुपए से ज्यादा, 50 रुपए 60 रुपए किलो प्रति किलो बिक रहा है और प्याज तो 80 रुपए किलो से भी ज्यादा बिक रहा है, जिसके कारण आम लोगों की रसोई का बजट फैला हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि आलू और प्याज के रेट बढ़ने से ग्राहकों की संख्या कम हुई है, वो कम खरीदारी कर रहे हैं इन चीजों की। वहीं ग्राहकों का कहना है कि कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण आलू और प्याज के रेट बढ़े हैं, जिस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੂ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਜੂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। प्याज की गल करिए, प्याज 80 तो 90 रुपए किलो हो चुके हैं। आलू की गल करिए, आलू भी 50 तो 60 रुपए किलो चल रहे हैं। लगातार जिथे महंगाई बढ़ती जा रही है, उत्थे आम लोगों की रसोई का खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उत्थे आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पै रहा है, क्योंकि एक पासे जो सब्जी महंगी हुई पी मौसम की गल करके, हालांकि लोग जिथे लोगों
ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? संजय सिंह जी। संजय, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਆਲੂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? आलू 50 रुपए किलो हो गए सर, तो प्याज 80 रुपए किलो हो गया जी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो खरीदने वाला के मतलब कि पूरा वो हो जाता है कि हाँ कि इतनी महंगाई हो गई है कि मतलब खरीद नहीं पाता जी। ये कितने दिनों तो महंगाई बढ़ती जा रही है? प्याज के तभी 3-4 दिन से मतलब 10 रुपए रोज के बढ़ते ही जा रहा है जी। पहले 50 सीगा जी, एकदम से मतलब कि उछाल मारा 80 पे आ गया। अभी त्यौहार खत्म होया, नवरात्रि खत्म होया, अभी देखो मतलब कि 100 रुपए जान के उम्मीद है ये प्याज। लोग ज़्यादा लेके जा रहे हैं कि कम? बहुत कम बिक्री घट गई जमाई जी। 1 किलो आधा किलो ते ग्राहक रह गए जी सारे। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੋਨੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਬ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ 50 ਆਪਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਮਾ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਊਗਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ ਜੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪਿਆਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਟ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆशीष शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। तो साफ है कि किस तरह से सब्जियों के रेट इस समय बढ़ रहे हैं और खासतौर पर आलू और प्याज लोगों के लिए दिक्कत की वजह बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब खबर लेंगे नाहन से। जी हां, सरकार के दावे आपके जहन में भी होंगे जिसमें कहा जाता है कि गांव को सड़कों के जरिए बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। यह जरूर देखिए कि जमीनी स्तर पर लोगों को किन परेशानियों से, किन दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। ऐसी तस्वीरें आपने कई दफा देखी होंगी। आपके लिए ये भले ही मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन सिरमौर के लोगों के लिए ये मौत का झूला है और हर दिन मौत को मात देने की चुनौती है। सिरमौर जिले की 2 पंचायतें माशू और बनोर उत्तराखंड राज्य की सीमा से सटी है। यहाँ के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उत्तराखंड जाना पड़ता है, लेकिन टॉन्स नदी पर पुल ना बनने से ये झूला ही आखिरी विकल्प है। और यहाँ कुछ नहीं देते सरकार जी, हमारे को पुल की दिक्कत है और झूला पुल भी आने पुल हमारे को बहुत दूर पड़ता है। हमारे को यहाँ आने जाने की सुविधा कुछ नहीं है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे और क्या महिलाएं मौत के झूले पर सफर करना इनकी मजबूरी है। फिलहाल नदी में पानी कम है। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में अदरक, मिर्च, टमाटर और बीन का काफी उत्पादन होता है, लेकिन किसान तो बाजार तक अपनी फसल भी नहीं पहुंचा पाते। यहाँ पुल तो है नहीं, लिख करके हमने सबको दिया, लेकिन किसी ने हमारी एक ने भी हमारी सुनाई नहीं दी। इसी जोले से बच्चे टपते हैं, हम टपते हैं, हाथों के बहुत बुरी हाल होते हैं। अदरक है, सूट है, मिर्च है, अच्छा टमाटर हैं, इसी से करो, लेकिन हमारी सुनाई गवर्नमेंट किसी ने नहीं। वहीं मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की चुनौती होती है। साथ ही स्कूली बच्चों को भी खौफ के साए में पुल को पार करना पड़ता है। हमें इसी झूले से स्कूल आना जाना पड़ता है और हमारी इसी झूले फसल ढोते हैं और स्कूल भी हम इसी झूले से जाते हैं और हमारी मजबूरी है इस झूले से जाने का। डर भी लगता है झूले में आने जाने में। मैं रोज स्कूल जाता हूँ और इसी झूले से आता हूँ। इस झूले में आते समय हमें डर भी लगता है पर स्कूल जाने की मजबूरी है। 21वीं सदी में शायद इनकी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार इससे बेखबर है। जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देते हैं और वो भी वोट की खातिर।
लेकिन हम ऐसी खबरों को तब तक दिखाते रहेंगे जब तक सरकार की नींद नहीं टूटती और यहां की सूरत नहीं बदल जाती। सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 नाहन।